बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक के बाद जितने भी आने वाले टॉपिक होंगे उन सब का ताल्लुक आज के इस टॉपिक के साथ है, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ ये टॉपिक आपने समझना है। आज का टॉपिक हमारा है डेटाबेस के हवाले से कि डेटाबेस क्या है, क्योंकि आगे चल के सारा कुछ डेटाबेस के बारे में ही है, तो इसलिए यहाँ हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है कि डेटाबेस किसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स, यानी वो फाइल्स या डेटा सेट्स जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं उनके मजमूए को डेटाबेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स या डेटा सेट्स मौजूद होता है जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी फाइल्स उस डेटाबेस के अंदर मौजूद होती हैं वो डिफरेंट नेचर की होती हैं, यानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन फाइल्स को बनाया गया होता है और इन फाइल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करने के हवाले से या डेटा को रिट्रीव करने के हवाले से आप उन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, या डिपेंड करता है कि यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है ये डेटाबेस की डेफिनेशन। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज मैनेजमेंट उन तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट फाइल्स बनाती है। मसलन कॉलेज मैनेजमेंट ये चाहती है जी कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके जितने भी एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहे हैं, रिजल्ट्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको स्टोर किया जाए, तो उसके लिए एक अलहदा से फाइल बनाई जाती है जिसका ताल्लुक एग्जामिनेशन के साथ होता है। यानी उस फाइल के अंदर स्टूडेंट्स के तमाम टेस्ट और एग्ज़ाम्स के रिजल्ट स्टोर किए जाते हैं। इसी तरह एक फ़ाइल अलहदा से बनती है जिसमें तमाम अटेंडेंस के रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं, स्टूडेंट्स कब कब कॉलेज में आ रहा है, कब कब वो क्लासेस को अटेंड कर रहा है, सारे रिकॉर्ड को एक अलहदा से फाइल में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की फ़ीस और फ़ाइन की अलग से फ़ाइल बनाई जाती है जिसमें फ़ीस और फाइन्स के रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स की बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए एक फ़ाइल अलग बनाई जाती है, मसलन स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सो एंड सो। इस तरह तमाम स्टूडेंट्स के तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मुतल्लिका अलग अलग फाइल्स बनाई जा रही होती हैं। अब एक बात आप देखें कि ये जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट एक डेटाबेस है, स्टूडेंट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन है, और ये जितनी भी फाइल्स हैं ये अलग अलग नेचर की हैं लेकिन सारी आपस में एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट की ये मुकम्मल डेटाबेस बन जाती है। एक छोटे से एग्जांपल और देखते हैं कि इस टेबल में आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को अलग से एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दिया। इसी तरह की फ़ाइल्स बनाई जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, यानी अटेंडेंस की इसी तरह की फ़ाइल बनी होगी, फ़ीस की अलग से फ़ाइल इसी तरह बनी होगी, स्टूडेंट बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन इसी तरह से मेंटेन की जाती है। तो आखिरी बात ये याद रखिएगा, डेटाबेस बनाने का मकसद ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन को मेंटेन रख सकें और जब ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कर सकें। स्टूडेंट की डेटाबेस हम इसलिए बनाते हैं कि स्टूडेंट के बारे में तमाम मालूमात को उस डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सके, उसको अपडेट रखें, उसको मेंटेन रखें, और जब कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े, जैसे टीचर को या पेरेंट्स को या मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को देखा जा सके। तो डेटाबेस बनाने का जो ओवरऑल पर्पज़ है वो ये 2 हैं, एक तो इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना और दूसरा उस इंफॉर्मेशन को एनी टाइम अवेलेबल रखना। These are the 2 basic purposes to maintain the, to make the, to build the, to create the database.
अब ये सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से मेंटेन की जाती है उसको कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। दो तरह से आप अपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं, एक विदाउट द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ चूंकि हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेटाबेस सिस्टम का ताल्लुक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम से होगा। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस सिस्टम एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर में हम तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे डेटाबेस सिस्टम। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लेंगे जैसे कैबिनेट्स हैं, जैसे ऑफिसेज में कैबिनेट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को स्टोर किया जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में ये एक ऐसी कैबिनेट है जिसमें तमाम डेटा फाइल्स को स्टोर किया जाता है और ताकि वहाँ से आप इंफॉर्मेशन को जब चाहें अवेल कर सकते हैं। अब जाहिर बात है इंफॉर्मेशन को अवेल करने के लिए वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट यूजर्स काम कर रहे होते हैं। अब यूजर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं बल्कि और भी डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन देखते हैं कि एक यूजर डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। नंबर वन, डेटाबेस में अगर वो चाहे तो एक नई फाइल का इजाफा कर सकता है, डेटा फाइल के अंदर ऐड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, उसको फाइल से डेटा को रिट्रीव कर सकता है, जब चाहे फाइल में डेटा को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या इवन वो अगर चाहे तो फाइल्स को भी रिमूव कर सकता है। तो एक यूजर डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हुए डेटाबेस में मौजूद डिफरेंट ये 6 फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकता है। डेटाबेस में नई फाइल बना सकता है, डेटाबेस में मौजूद उस फाइल के अंदर नया डेटा इंसर्ट कर सकता है, उस फाइल से डेटा को रिट्रीव कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या चाहे तो फाइल को ही वो रिमूव कर सकता है। अब एक डायग्राम से ज़रा इस बात को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। या आप देख सकते हैं कि ये एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर ये डिफरेंट फाइल्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। आप समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन है जो इस फाइल के अंदर अलग से स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर अलग से स्टोर है, और ये इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर अलग से स्टोर है। ये मुकम्मल एक डेटाबेस है जिसमें ये 3 किस्म की फाइल्स मौजूद हैं। अब ये डेटाबेस यूज़र है जिसका काम है कि इसने यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, इसको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अब ये यूज़र इस डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता बल्कि उसके लिए इसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने कंप्यूटर पे उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए ही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसी तरह उस डेटाबेस के जितने भी यूज़र्स होते हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता चलूं कि जैसे देखें बोर्ड जो है वो रिजल्ट अनाउंस करती है। अब जाहिर बात है कि बोर्ड ने एक डेटाबेस बनाई रिजल्ट की और उसमें तमाम रिजल्ट्स को स्टोर कर दिया। अब आप फर्ज करें आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बोर्ड की डेटाबेस को एक्सेस नहीं करते बल्कि पहले आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब चूंकि वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप एक यूज़र हैं, आपने उस गूगल क्रोम को या उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ किया और उसके थ्रू आपने रोल नंबर अपना एंटर करते हुए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की और फिर यहाँ से उस डेटाबेस में से आपका रिकॉर्ड, आपका रिजल्ट आपकी उस स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया गया। तो इसी तरह ये सारा सिस्टम होता है जिसके तहत यूज़र डेटाबेस सिस्टम में काम करता है। आखिर में डेटाबेस सिस्टम जो है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स, यानी कि हम डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डेटा, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर करनी है। दूसरा हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट्स आपको चाहिए। जाहिर बात है आपने कंप्यूटर यूज़ करना है उस डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सारी डिवाइसेस आपको चाहिए। इसी तरह सॉफ्टवेयर चाहिए आपको
अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होंगे, वो एप्लीकेशन जो यूज़र ने यूज़ करने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आपका पूरा सिस्टम जो कंट्रोल होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। फिर पर्सनल यानी लोग, ज़ाहिर है उस डेटाबेस सिस्टम में काम करने वाले लोग होंगे जो उस पूरे डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब इसमें भी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं, जैसे एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूज़र। एनालिस्ट वो होता है जो आपके पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है। प्रोग्रामर वो होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो डेटाबेस क्रिएट करता है, डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवाता है और उससे डेटा को इस काबिल करता है कि यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सके। और एंड यूज़र वो यूज़र होता है जो उस डेटाबेस को या उस पूरे सिस्टम को बिलाखिर यूज़ कर रहा होता है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे एक और दे देता हूँ। आपका किसी बैंक में अकाउंट है, अब जाहिर बात है उस अकाउंट में आप अपने पैसे जमा भी करवाते हैं, अकाउंट से पैसे निकलवाते भी हैं। अब कैशियर जिसको आप पैसे जाके जमा कराते हैं अपने अकाउंट के अंदर, वो आपसे पैसे लेने के बाद कंप्यूटर में एक प्रोग्राम यूज़ करके आपकी अमाउंट को आपके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, आप एटीएम से जाके कैश विड्रॉ कर लेते हैं। अब एटीएम पे जो प्रोग्राम चल रहा है दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप कौन है? आप यूज़र। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप यूज़ कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए आप बैंक की डेटाबेस में से अपने रिकॉर्ड को एक्सेस करके वो बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब एनालिस्ट वो होगा जिसने ये सारे सिस्टम को एनालाइज किया होगा, उसका सारा एनालिसिस किया कि किस तरह से सारा डेटाबेस सिस्टम बनेगा। प्रोग्रामर वो होगा जिसने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफरेंट यूज़र्स के लिए बनाया। आपके लिए एटीएम का सॉफ्टवेयर अलग बनाया, कैशियर के लिए बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर अलग से बनाया, मैनेजर के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो है जिसने पूरी डेटाबेस, बैंक की डेटाबेस को मेंटेन किया, उसको क्रिएट किया, बनाया। और एंड यूज़र वो है जो आखिर में उस पूरे सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है। तो होप सो कि आज का हमारा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।